अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी जनाब शाज़िया मलिक साहिबा। कनाडा में, पाकिस्तान में और मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्होंने मुख्तलिफ अखबारात के लिए, टेलीविज़न चैनल्स के लिए, रेडियो स्टेशन के लिए काम किया और जब जब मेरे प्रोग्राम में आती हैं आप लोग बहुत पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम फयाज भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। वो जी राहत अंदोरी हैं। उनका एक शेर है कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चनाव है क्या। आज फिर खबरें हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की झड़पें शुरू हो गई हैं बॉर्डर पे, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कोई 10 त्यारे सरगोदा एयरबेस से उन्होंने फ्लाई किया और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल है। और एक रोज पहले इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा था कि बॉर्डर पर तैयारियां मुकम्मल हैं, किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। उन्हें इस वक्त हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बार उन्होंने मई में किया था तो उनके पास पहलगाम का बहाना था। अब तो कोई बजाहिर बहाना भी नहीं, सिवाय इसके कि वो अपनी 7 राफेल त्यारे या जो भी त्यारे जितने भी जैसे भी गिरे थे, इतनी बार डोनाल्ड ट्रंप उसका जिक्र कर चुके हैं कि अब शायद इंडिया अपनी एम्बेरसमेंट और अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए इस तरह का कोई अमल करना चाहता है। या वजह क्या है? या इलेक्शन है? जी बिल्कुल। फयाज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और बातें आपकी दोनों ही सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। जी एक तो ये है कि बिहार के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जाहिर है कि उसके लिए तो ये फिर वही वो सेम प्ले बुक है बीजेपी की, जिसमें कि वो बोलते हैं कि जी हम दुश्मन को जो है वो सबक सिखाएंगे, और मोदी है तो मुमकिन है पाकिस्तान को धूल चटाना, और वो बड़े बड़े जो नारे ये लोग लगाते हैं और वो सारी बातें हैं। दूसरा बात यह है कि फयाज भाई, ये जो खबरें आ रही है कि हमारे तैयारे उड़ रहे हैं, वो सिक्योरिटी मेजर है, एज सच लड़ाई नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले असल में एक नोटम जारी किया था इंडिया ने, जिसमें कि उन्होंने कहा कि राजस्थान और गुजरात में ये सर क्रीक का जो एरिया है, या कि जैसलमेर का एरिया जो है, वहां पे हम अपना ऑपरेशन त्रिशूल कर रहे हैं। और वो इनका जो ट्राई सर्विस है, यानी कि उसके अंदर इनका मिलिट्री भी और एयरफोर्स भी और नेवी भी, वो सारे वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जी वी आर वॉर रेडी। अच्छा, अब होया क्या है, ये ज्यादा पैनिक क्यों फैला? ये पैनिक इसलिए फैला कि इंडिया ने दिया नोटम। अब नोटम जो है वो एक ऑफिशियल, एक जो होता है डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें वो कहते हैं जी कि क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर के पास जो है ये एक्सरसाइजेस मिलिट्री के कर रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने फिर अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था कि अगर उनका कोई मिसाइल या कोई कुछ भी जो है वो हिट कर जाए तैयारों को, तो उसकी वजह से ये खिलबली मची, जिसके को वो जो गोदी मीडिया है उसने बहुत उछाला, ओ इनके तो टैंकों में अभी तो फ्यूल नहीं है, और जो है ये बिल्कुल पागल हो गए हैं इनके जनरल्स के पास कोई प्लान नहीं है और ये बड़े घबराए हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 10 डे एक्सरसाइजेस हैं इनकी, ऑपरेशन त्रिशूल की, और उसके ऊपर ये सारी फुर्तियां दिखा रहे हैं। और क्योंकि राजनाथ सिंह साहब ने एक दफा पहले भी कहा था, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, तो भाईजान आपने जैसे पहले बड़ी होशियारी दिखाई और आपने जो है ये अपना ऑपरेशन सिंदूर किया, तो फिर आपको खुद को धूल चाटना पड़ा ना। लेकिन बात ये है कि फयाज भाई, ये लोग झूठ इतना ज्यादा बोलते हैं ना। वो कहता है ना, कांग्रेस का वो जो लीडर है जयराम रमेश, वो कहता है ना कि ये जो है मोदी और इसकी गवर्नमेंट डीडीएलजे है। अब डीडीएलजे तो हम जब बोलते हैं तो कोई समझता है कि जैसे वो शाहरुख खान और काजोल की मूवी आई थी ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो शायद जयराम रमेश उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, जयराम रमेश जब कहता है कि मोदी और उसकी गवर्नमेंट डीडीएलजे पे बिलीव करती है, तो उसका मतलब है डिसीट, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई। तो ये झूठ बोलते हैं, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बिहार है उसके अंदर अभी बहुत ज्यादा नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है, जिनका के गठबंधन था इनके साथ, बीजेपी के साथ नाराज है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। वो बिहारी जो हैं अभी भी पंजाब में दूसरी जगहों पे जाके वो काम करते हैं और उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो वो इंडिया बाकी की जो भी कोई थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है वो देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि जी ऐसा प्रोग्रेस बिहार के अंदर क्यों नहीं है। तो बेसिकली ये सारा जो ड्रामा है ये इसलिए है कि एक तो जी उन्होंने बॉर्डर पे ऑपरेशन त्रिशूल शुरू कर दिया है, और दूसरा तो मेन वजह यही है कि बिहार के अंदर इलेक्शंस है, तो उसके लिए ये सारा ड्रामा है।
अच्छा, बिहार में चुनाव है, लेकिन एक चुनाव हमारे यहाँ भी तो है। हमने भी तो चुनना है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। कहीं हमारी भी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि हाँ इस तरह की सूरत हाल हो, अफगानिस्तान से भी कुछ हम जो है मुज़ाकरात की टेबल से उठकर आ गए हैं, इंडिया के साथ भी कोई थोड़ी बहुत झड़प हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर हम ये लॉजिक पेश करें कि हालत जंग में सपा सालार नहीं चेंज किया जाता। हालांकि हालत जंग में तो हम शायद जब से पाकिस्तान 1947 में बना है, हम हालत जंग में ही हैं। और आजकल के साइबर वार के दौर में तो हर वक्त आप हालत जंग में हैं, तो क्या आप कभी भी अपना सपा सालार नहीं बदलेंगे? और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक बार अपना टेन्योर मुकम्मल किया उन्होंने, फिर उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन मिली, अब वो दोबारा रिटायरमेंट भी करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। और इस्लामाबाद पिंडी में पैनाफ्लेक्स लगवा दिए गए हैं, खुदा के लिए जाने की बातें जाने दो। अब ये जाने की बातें कौन कर रहा है और किसको रिक्वेस्ट की जा रही है? खुदा के लिए जाने की बातें जाने दो, कोई बंदा जाने की बात कर ही नहीं रहा। आसिम मुनीर साहब कहते हैं मैं यहाँ हूँ और यहाँ ही हूँ। अगर बंदा रिटायरमेंट हो रही हो 3 हफ्ते बाद, तो वो बंदा दुनिया भर के दौरे नहीं करता, प्लानिंग्स नहीं करता, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से लॉबिंग नहीं कर रहा होता उर्दन में और इसराइल में और सऊदी अरब में और मिस्र में और जगह जगह जाके ट्रंप का ब्रोकर नहीं बना हुआ होता। तो कौन बातें कर रहा है जाने की? किस लिए ये पैनाफेक्स लगाए गए हैं? और क्या झड़प इनकी जरूरत है कि हाँ इस तरह की सूरत हाल हो? जी बिल्कुल फयाज भाई, आपने तो खुद ही सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि इनकी जरूरत है। और वैसे भी सबसे जो बड़ी बात है, अभी आपने देखा है कि जरा जो अमेरिका का है प्यार बढ़ गया है इनसे। वो बार बार ट्रम्प साहब इनका तारीफ कर देते हैं। अभी कल भी उन्होंने कहा कि ही इज अ वेरी गुड मैन, वेरी ब्रेव मैन, बहुत तारीफें इनके करते जा रहे हैं। तो ये जाना नहीं चाहते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इनको खुद से ये समझना चाहिए कि अगर ये ऐसा प्रोलॉन्ग कर लेंगे और भी अपना टेन्योर, तो कहीं ऐसा ना होए जो हमारे नेबरहुड्स में होया है, जैसे कि हमारे बांग्लादेश में होया, जैसे कि ये होया है वहां पे श्रीलंका के अंदर हुआ। तो ऐसा ना हो जाए कि लोग इनको फिर सड़कों के ऊपर थोड़ा घसीट लें। तो इनका अपना खुद का इज्जत, अब देखिए हम बहुत हमारे इख्तलाफात होंगे अयूब खान साहब के साथ, लेकिन देखें जब उनको लोगों ने बताया कि सर अभी आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, तो सलूट मार के वो आदमी साइड पे हो गया। तो ऐसा थोड़ा इंटेग्रिटी जो है वो होना चाहिए। इसी तरह हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद मैंने सैम मानिक शॉ की भी बात की थी कि उसको भी बहुत ज्यादा पूछती थी इंदिरा गांधी कि तुम्हारे भी तो कोई ऐसे कोई अजायम नहीं है जैसा कि पाकिस्तान का मिलिट्री का होता है कि वो आ जाते हैं और कब्जा कर लेते हैं। तो उसने कहा जी नहीं मैडम, मैं तो सोल्जर हूं और मैं उसी में मेरा इज्जत है कि मैं वही रहूं और वहीं से मैं हो जाऊं। तो अपना खुद का भी आपका एक इंटेग्रिटी होता है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें बात है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में क्रूड ऑयल आने लगा है अमेरिका के प्यार में। तो उसमें भी कुछ इनके बैलेंस ऑफ जो पेमेंट्स हैं उसमें इनको फायदा मिलेगा। और सेंटकॉम को जो है ना ये फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपको पता ही है कि जनरल कुरेला भी आए थे कुछ अरसा पहले, तो वो सेंटकॉम की आशीर्वाद और प्यार फिर से चाहते हैं, क्योंकि उसके अंडर क्या होएगा, इनको एड आनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त तो ट्रम्प साहब ने हर तरह की एड जो है, यूएस एड थी, सेंटकॉम की एड थी, दूसरे वो सब शट डाउन कर दिए। अभी ये क्या बोलना चाहते हैं कि जी हमारा तो दोनों बॉर्डर्स के ऊपर हमें खतरा है, दोनों बॉर्डर्स पे हम लड़ाई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा हमको अपना अमेरिकन डॉलर भेजो और मेरे को चेंज मत करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम है। और आप तो मुझे वैसे भी पसंद करते हैं और हमने तो आपको वैसे ही आपके जूते चाट के आपको बोला कि जी आपको तो मिलना ही चाहिए नोबेल पीस प्राइज। अब अगर हम फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कहीं नहीं जा रहे और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा में जो भेजनी है उसमें इंडोनेशिया, इजिप्ट और आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की आर्मी भी जा रही है, तो क्या हमारी आर्मी वहां जाके हमास के मुजाहिदीन से असला छीनेगी और छीन के इसराइल को देगी? और दूसरी उसमें मुआहदे में जो शिक है, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, ये इसराइल की बॉर्डर सिक्योरिटी को मेक श्योर करेगी कि लोग इधर से उधर और उधर से इधर ना जाएं। तो क्या हम इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तानी फौज भेज रहे हैं? और क्या पाकिस्तान के फौजी मेजॉरिटी उनकी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं? वो जब वहां जाएंगे तो क्या वो वाकई इसी तरह इसराइल को ही प्रोटेक्ट करेंगे और हमास से छीनेंगे असला? क्या ये पॉसिबल है कि हमारा नौजवान, हमारा सिपाही, हमारा कैप्टन, हमारा मेजर, हमारा कर्नल ये काम करे? अच्छा फयाज भाई, इसका मुझे कुछ पॉसिबिलिटी नजर नहीं आता है। तो और वैसे भी मैं कहती हूँ लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू, थोड़ा जो है वो रिस्पेक्ट दे दे। क्योंकि ये जो जैसे ख्वाजा आसिफ ने बोला कि अभी हमने
पार्लियामेंट में बोला नहीं है, बात नहीं किया इसके बारे में। लेकिन ये तो एक बात हो गई है कि अभी वो डिस्कशन करेंगे और भेजेंगे, लेकिन दूसरी बात तो ये है कि तुर्की की जो फोर्सेस हैं उनको नहीं आने दे रहा है इजराइल अंदर। तो अगर तुर्की की, जो कि बहुत ही क्लोज एलाय इसका रहा हुआ है इजराइल का, अगर उसको नहीं आने दे रहा है तो फिर ये पाकिस्तान की या दूसरे लोगों की कैसे आने देगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप कौन से अरब कंट्रीज, हो सकता है जॉर्डन, हो सकता है ऐसे की जो आपने बात की है ना कि मुसलमानों को कोई मारने के लिए, तो ये मुझे लगता है कि ये दूसरे कुछ कंट्रीज जो है वो होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के फोर्सेस उधर शायद जाएंगे, और उनको शायद इजाजत भी होगी, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान फोर्स लेवल की स्किल है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसराइल जो है वो उनको आने देगा वहां पे अपने इलाके में। अच्छा, अब तक ये जितनी सूरत हाल थी अमन मुआहदे के हवाले से, ये यकतरफा ट्रैफिक चल रही थी। लेकिन अभी चंद घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। आप क्या समझती हैं कि चाइना और अमेरिका के प्रेसिडेंट जब आमने सामने बैठेंगे और एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे तो वो बात कहाँ से शुरू करेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया की सियासत अमेरिका और चाइना के बाहमी ताल्लुकात और उनकी जो ट्रेड वार या टैरिफ वार जो भी है उसके गिर्द घूम रही है। तो चाइना के साथ मुलाकात के बाद क्या पाकिस्तान के हवाले से या अमन मुआहदे के हवाले से, पाक इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कोई स्टांस बदलेगा या नहीं? अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो इक्वेशन बनी हुई है। जो शी जिपिंग है ना, उनके साथ जो इनका मुलाकात हो रहा है ट्रंप साहब का, सबसे तो पहले क्योंकि वो बोलते रहते हैं कि जी चाइना बड़ा बुली है और चाइना तो बड़ा इम्बैलेंस दुनिया में क्रिएट किए हुए है, और आपको पता ही है कि टैरिफ्स उन्होंने बहुत सारे लगा दिए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चाइना की है ना, वो अमेरिका पे भारी है। उसकी क्या वजह है कि अमेरिका को जो चिप मेकिंग के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए है वो चाइना के पास है, और चाइना की इनकी जो बहुत बड़ी मार्केट है वो चाइना से वो खरीदती है वो। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात वो बैठ के इनके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया जो है चाइना का बहुत बड़ा एलाय है, तो वो इनको दो चीजें रशिया के लिए बोलना चाहते हैं मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप साहब। एक तो ये कि आप हमारे साथ ट्रेड रखो तो आप भी कम करो, टैरिफ्स हम भी कम करेंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप रशिया को बोलो कि अपना ऑयल नहीं बेचे इंडिया को, और आप भी नहीं खरीदो उससे, क्योंकि यूक्रेन का वॉर चलता जा रहा है। और तीसरी बात वो उनको शी जिनपिंग को बोलेंगे कि भाई आप इसको पुतिन को बोलो, क्योंकि वो हमारी बात तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है। आज भी आपको पता है कि उसने न्यूक्लियर केपेबल जो टॉर्पीडो जो था उसके आज उन्होंने जो है बड़े सक्सेसफुल वो किए हैं, टेस्ट किए हैं। तो उनको रोको आपके ये बंद करे यहाँ पे यूक्रेन का वॉर। अच्छा, अब उसके अंदर जब वह शी जिनपिंग के साथ वो ये बातें करेंगे तो जाहिर है कि रशिया का भी एक स्टांस आएगा। रशिया कहेगा जी कि इनको बोलो कि यूरोपियन यूनियन बिल्कुल मेरे जो फुट स्टेप्स है उसके ऊपर नहीं आएगी, मेरे डोर स्टेप्स पे नहीं आएगी। ये बिल्कुल यूक्रेन को एक तो नंबर वन नहीं देंगे, नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। दूसरा, जो हिस्से मैंने अब जो है कब्जा कर लिया है उसके ऊपर मैं कब्जा रखूंगा, तो फिर हम सोचेंगे हम इस वॉर को। अच्छा, अब इसमें अगर इस तरह का वो कोई कन्वे करते हैं चाइना को मैसेज, चाइना इनको बताएगा। और मुझे लगता है कि जेलेंस्की साहब में इतना कोई सा नहीं है कि वो बोल दे कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं हम तो जो वॉर जो है जारी रखेंगे और ये तो हम अपने इलाके नहीं देंगे। बेसिकली इसके अंदर जो गंद डाला हुआ है ना इस सारी चीज में, ये यूरोपियन यूनियन ने डाला हुआ है, वो नहीं रोकते हैं ये वॉर, और अमेरिका को वो बिला वजह इसमें घसीट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीन चार मुद्दे जो हैं उसके ऊपर ये बात करेंगे कि एक तो आप ऑयल उससे ना लें, इंडिया भी ना ले, थोड़ा अपना एक्सर्ट करें, और फिर ये यूक्रेन का वॉर रोकें, और इस तरह की कुछ चीजें। और टैरिफ्स के ऊपर तो जाहिर है इनकी बातचीत होगी। चाइना ने तो आपको पता है कि सिर्फ इनका सोयाबीन की परचेज रोक के अमेरिका के फार्मर्स को घुटनों पे ले आए हैं। अब तो अमेरिका वाले कहते हैं सोयाबीन ही हमारा खरीद लें, कम से कम हमारा फार्मर जो है वो सड़कों पे आने से बच जाए, उनके बुरे हालात हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ जो अभी डील करके आए हैं, मेरे ख्याल में अब तक की उनकी टैरिफ वार की सबसे बड़ी कामयाबी शायद यह है कि साउथ कोरिया $350 बिलियन अगर अमेरिका टैरिफ कम करता है तो वो उन्हें पे करने के लिए तैयार हो गया है, एक बात। दूसरा, अमेरिका ने उन्हें इजाजत दे दी है कि आपके लिए आबदोज बनाएंगे हम। ये भी उनकी बड़ी वो है सक्सेस है डोनाल्ड ट्रंप की। फिर अमेरिका का ऑयल एंड गैस उन्होंने कहा साउथ कोरिया बाय करेगा, तो वहां से तो वो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन चाइना की तरफ जब बात होगी फिर उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अमेरिका और कनाडा का क्या किस्सा है? हमारी भी टैरिफ वार बहुत आगे तक निकल गई है, और अब तो लोग नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि मार्क कार्नी डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि वो आए भी सिर्फ इसलिए थे डोनाल्ड ट्रंप को
मैनेज या हैंडल करने के लिए, अब तक वो उसमें कामयाब नहीं हुए, तो अब लोग कहते हैं फिर इलेक्शन की तरफ चले जाएं, शायद कोई बेहतर चेहरा आ जाए, शायद दूसरी पार्टी आ जाए, शायद वो बेटर हैंडल कर सकें डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान, अपना अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात को आप किस तरह देखती हैं? हाँ जी, फयाज भाई, असल में तो फेडरल गवर्नमेंट का इसमें इतना कसूर नहीं है। आपको पता ही है कि मार्क कार्नी की थोड़े दिन पहले जो है वो एक स्टेटमेंट भी आई है, जब वो आसियान के अंदर थे तो उन्होंने कहा जी कि हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे यहाँ पे ट्रेड के टॉक्स के ऊपर अमेरिका के साथ, और फिर ये एंटी टैरिफ जो एड्स आगे ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने जो चला दिए, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए। हालांकि उसमें कुछ ऑफेंड होने जैसा था नहीं, वो सारा मैंने एड देखा है, और उसके अंदर तो उनकी पूरी स्पीच वो सुना रहे थे रोनाल्ड रेगन की, जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, और ये जो टैरिफ्स होते हैं ये किसी के फायदे में नहीं है। तो अब उसके ऊपर वो उन्होंने बड़ा ऑफेंस ले लिया है। लेकिन जो आज एपेक के मीटिंग शुरू होने से पहले, एक रात पहले, यानी इनका जो डिनर हुआ है, जो साउथ कोरियन जो प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है वहां पे, तो उसमें ये आमने सामने बैठे हुए थे मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप जो है, और उसमें कहा जा रहा है कि बड़े प्लेजेंट्रीज इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कह रहे थे कि मैं बहुत अरसे तक अब कनाडा से बात नहीं करूंगा, और मैं साउथ कोरिया कनाडा से मिलने नहीं जा रहा हूं, और मैं तो उनसे बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन व्हेन दे वर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल तो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कार्नी साहब जरा थोड़े समझदार हैं, थोड़े धीमे मिजाज के हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ट्रंप साहब के साथ और भी बात करने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे के साथ जो है वो करेंगे। क्योंकि अभी फिर से ओंटारियो के जो प्रीमियर हमारे बड़े हॉट माइंडेड हैं, उन्होंने अब फिर से कैलिफोर्निया के गवर्नर को, न्यूसम को, बोल दिया है कि हम तुम्हारी सारी शराब जो है अपने हटा लेंगे शेल्फ्स में से, और तुमको फिर बड़ा नुकसान होगा। उनकी सारी सियासत शराब के गिर्द चल रही है। आपको पता है ना, पहले भी जब वो बिल्कुल इलेक्शन ट्रेल पे थे तो कह रहे थे मैं बक का बियर कर दूंगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो यही जो है धमकियां देते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कार्नी साहब की एक पूरी टीम भी है जो उन्होंने बनाई थी ये टैरिफ्स के ऊपर बात करने के लिए, जिसमें कि उनके फिलिप शैम्पेन थे, और हमारे इंटर गवर्नमेंटल जो मिनिस्टर थे डोमिनिक लीब्लॉन। तो ये लोग मुझे लगता है बात कर रहे हैं, और जो हॉवर्ड लुटनिक है जो इनका कॉमर्स सेक्रेटरी है, उसके साथ जरा इनके मामलात एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में शायद हौले हौले जब इनका गुस्सा थोड़ा नीचे आ जाएगा ट्रंप साहब का, तो मुझे लगता है कि चीजें जरा चलेंगी आगे की तरफ। लेकिन ट्रंप साहब मैवरिक है ना, बिल्कुल, वो अब किसी की सुनते तो है नहीं है तो फिर अब क्या करेंगे। अच्छा, अगर इमरान खान की बात ना की जाए तो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान का तोशा खाना 2 केस, उसकी अचानक तकरीबन 1 महीने आगे डेट दे दी गई है। जब इमरान खान की इस तरह लंबी डेट दे दी जाती है तो इसका मतलब है अब अदालत नहीं लगेगी, इमरान खान की बहनें, इमरान खान के अजीज़ व अकारब, इमरान खान के वकला, वो लोग नहीं जाएंगे। इमरान खान का बाहर की दुनिया से रब्ता कट ऑफ कर दिया जाएगा, काइंड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इमरान खान को ले जाया जाएगा। एक तरफ ये इमरान खान पे सख्ती होती है कि उसे कैद तन्हाई में डाल दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कैद तन्हाई में उस वक्त इमरान खान को डाला जाता है जब इमरान खान से बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को बैक एंड पे मुज़ाकरात करने होते हैं कि बिल्कुल बाहर की दुनिया से उसका रब्ता ना हो। फिर उसके बंदे उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके सामने टेबल पे मुख्तलिफ ऑप्शन रखते हैं, और फिर कि बाहर जाएगा, बाहर से उसे रिस्पॉन्स मिलेगा, या बाहर ये कुछ बताएगा तो बाहर पब्लिक सड़कों पर आएगी, तो बिल्कुल उसे अलग रख के कैद तन्हाई में वहां डील करते हैं। आप क्या समझती हैं, ये जो लंबी डेट दी गई है, ये कैद तन्हाई में रख के कोई बैक एंड मुज़ाकरात दोबारा एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है इमरान खान के साथ? बिल्कुल ऐसा ही है फयाज भाई। लेकिन बात तो वही है ना कि इन्होंने इस तरह की कोशिशें पहले भी कितनी दफा किए हैं। कि देखे ना, अब आपका एक जिंदगी का एक असूल है, एक स्टांस है, और आप उस पर चल रहे हैं। अब आपको मैं बार बार बोलूंगी फयाज भाई, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, आप बोलेंगे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कितनी दफा उससे पहले भी आपने ये किए हैं, बातचीत की है, तो वो नहीं मान रहा है ना आपकी बात, आपके साथ डील नहीं कर रहा है। तो आपको भी क्या लगता है, चौथी या पांचवी या छठी दफा फिर आप उसको बोलेंगे कि हमारे साथ डील बनाओ, तो वो डील बनाएगा? वो नहीं बनाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अमेरिका ने थोड़ा सा इनको कुछ कहा है कि भाई अगर आप भी थोड़ा रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, और आप भी जरा थोड़ा सा डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं, तो जरा मतलब है वो पंजाबी विच कहते ना, हथ हौला रखो थोड़ा जिया। तो हथ थोड़ा हौला रखो और उसके साथ बातचीत करो, उसको मनाने की कोशिश करो। लेकिन वो डील नहीं लेगा, वो बात यही है, इसीलिए इतना डिले करते जा रहे हैं कि उसको मना ले कि तुम बनी गाला में चले जाओ। क्योंकि कुछ दिन पहले इनके एक मिनिस्टर ने बोला भी
कि हम चाहते हैं कि वो बनी गाला में चला जाए। तो बनी गाला में तो उसकी वाइफ बार बार बोलती है बुशरा बीबी के जी हमें तो यहाँ पे डर है कि कोई जहर दे के हमको मार ना दे। तो अब आपको क्या लगता है कि फिर वहां पे जाना उसका इतना सेफ है इमरान खान का? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये बोलते हैं कि हम जी एक बड़ी डेमोक्रेटिक तरीके से चला रहे हैं, हालांकि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो चलो ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट ही आप डेमोक्रेसी चला दें। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत तो पीपल्स पार्टी के ऊपर है। चलो पीएमएलएन तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कहती है जी कि हमने जमहूरियत के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है, अपने हमने जो है लीडर्स मरवाए हैं, तो फिर आप इनके साथ कैसे खड़े हुए हो? लेकिन बात तो वही है कि आपके कोई मॉरल्स हैं, कोई प्रिंसिपल्स है। तो मॉरल्स और प्रिंसिपल्स का अगर जब कभी कोई बात आएगी तो उसमें सिर्फ आपको इमरान खान खड़ा हुआ नजर आएगा। बाकी ये सारे, आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, दे डोंट रियली हैव एनी मॉरल्स। और बिल्कुल कुर्सी के लिए इतने, कोई एक अपने बच्चे को सीएम बनाना चाहता है, दूसरा अपने बच्चे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, तो बस वो सीएम पीएम के चक्कर के अंदर जो है ना, बस ये फंसे हुए हैं कि किसी तरह हमारे पास कुर्सी रह जाए। और बस वो है। तो इमरान खान को नहीं ये तोड़ सकेंगे जब तक वो उसके बंदे नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक वो भी नहीं जाएगा और इनकी बात भी नहीं मानेगा। अच्छा, इमरान खान अगर इससे पहले मुज़ाकरात होते रहे हैं बैक एंड पे, हालांकि उसकी कभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन ऑफर्स तो हुई हैं जो बाद में लोगों ने बताया है कि हाँ ये ऑफर्स फलां फलां वक्त हुई थी। अब अगर दोबारा होती हैं तो इस दफ़ा इमरान खान पहले से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है कि अब उसके पास अली अमीन गंडापुर जैसा बैट्समैन उसने ग्राउंड में नहीं उतारा जो दोनों तरफ खेलता था विकेट के। अब उसके पास सुहेल आफरीदी और ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के वो नौजवान हैं जिन्होंने पूरे KPK को चार्ज करके रख दिया है। अब इस वक्त इमरान खान, अगर कोई इमरान खान के साथ टेबल पे बात करेगा तो इमरान खान बेटर पोजीशन में है उनके साथ अपनी बातें मनवाने में। आप नहीं समझती? देखिए ना फयाज भाई, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसीलिए तो सुहेल अफरीदी को मिलने नहीं दे रहे हैं इमरान खान से कि कहीं वो उससे इंस्ट्रक्शन ना ले ले। और अगर वो इंस्ट्रक्शन ले लेगा और वो आके इंसाफ ग्रुप को भी और बाकी साथियों को भी और सबको बता देगा तो फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। आप देखिए उसने कितनी दफा कोशिश किया है। तो और वैसे भी जो उसका जो टेम्परामेंट है सुहेल अफरीदी का, वो तो बिल्कुल ऐसा, आप देखिए वो कितना जो है वो इसी बात पे अड़ा हुआ है कि मैं तो कैबिनेट नहीं बनाऊंगा जिस वक्त तक आप मुझे जो है वो बात नहीं करने देंगे इमरान खान से। तो आपकी बात ठीक है कि गंडापुर साहब तो अपने बहुत सारे फैसले कर लेते थे और पार्टी में भी उनको कुछ बहुत ज्यादा फिर जो है क्रिटिसिज्म आ जाता था। तो सुहेल तो बिल्कुल एक एक लाइन जो है इमरान खान से लेके चलने वाला है और जो है वो बिल्कुल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो बात करेगा। और वैसे भी वो करता था पहले भी, जब उसको पता था कि इस तरह का आदमी है तो भी उसको उस वक्त भी गंडापुर के जमाने में कौन सा तोड़ लिया इन्होंने, तो वो तोड़ तो उसको सके नहीं है। तो इसलिए प्रॉब्लम्स हैं इनकी, लेकिन वही है कि दुनिया फिर अब इनकी तरफ देख भी अब रही है। कल एक बड़ी खुशगवार डेवलपमेंट हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने महमूद चकजई को अपोजिशन लीडर के तौर पर बैक करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हाँ महमूद चकजई अपोजिशन लीडर होना चाहिए। मौलाना साहब अगर महमूद चकजई को अपोजिशन लीडर मानते हैं तो इसका मतलब है वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठेंगे, महमूद चकजई के पीछे बैठेंगे। महमूद चकजई जिस तरह इस अपोजिशन की तहरीक को लेकर चलेगा मौलाना साहब उनके साथ होंगे। मौलाना साहब का साथ आके महमूद चकजई और PTI के साथ बैठना कहीं ये भी पिंडी वालों की तरफ से इशारा तो नहीं है कि हाँ को थोड़े से मामला ठीक करें, क्योंकि मौलाना साहब तो मर्जी के बगैर नहीं चलते या कहीं उन्हें कोई फायदा जब तक नजर ना आए। अपोजिशन से उन्हें क्या फायदा हो सकता है सिवाय इसके कि पिंडी वालों की हदायत पे वो गए हों। जी मौलाना साहब जो है ना वो भी अब जैसे आपने गंडापुर के बारे में बोला था ना, पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अभी उसको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा और मैं तो तुमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना रहा हूं। कुछ दिन पहले जो है वो बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकातें चल रहे थे। तो अभी ये जो है ना ये हम कहते हैं ट्रंप साहब को, ट्रंप साहब डील मेकर है। सबसे बड़े डील मेकर जो पाकिस्तान के हैं वो तो मौलाना साहब है। मौलाना साहब तो यही देखते रहते हैं कि हाँ भाई मुझे कहां से फायदा नजर आ रहा है। बेनजीर का तो आपको पता ही है ना कि बेनजीर के पास जब भी मौलाना जरा हूं करना शुरू करते थे तो बेनजीर कहती थी हाँ भी बुलाओ मौलाना को, पूछो उसको क्या आप चाहिए। तो वो तो सारों को पता है कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो ये सब, तो इस वक्त वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो गवर्नमेंट के वो उनके साथ भी, एलाइज के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ भी और इनके साथ भी। उनको जिधर से अच्छा डील नजर आएगा, जिधर से उनको नजर आएगा कि मुझे डीजल के थोड़े और मिल सकते हैं, टू से अगेन वो इज वेरी सीनियर लीडर बट उनका कुछ दीन ईमान है नहीं ऐसा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया, आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू, खुदा हाफिज।